start now. ठीक है. So यहाँ पे you will now get to see a few questions. Let's have a look at them. So थोड़ा सा याद करते हैं आपने क्या किया था, एंड याद करने का तरीका हमारे यहाँ पे रहेगा. एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके सामने हैं, and you have to answer them by raising your hands. It's more like a case kind of question, एक clinical question आपके सामने. Then you have to tell me what can be the answer over here. What could have possibly happened. सवाल आपके सामने यहाँ पे ये है. If a boy suddenly starts choking while eating, उसने सडनली खाना ना फंस गया, उसका खांसने लगा वो. What would be the reason for that? आपके हिसाब से क्या रीजन होगा जिसकी वजह से उसका खाना वहां पे फंस गया या वो एकदम से चोक करने लगा? So raise your hand to answer this. Right. बताइए नैतिक. सर खाते खाते उसका एपिग्लॉटिस ओपन रह गया और उसके ब्रोंकाई नहीं ट्रैकिया में खाना चला गया. राइट. सो जो एपिग्लॉटिस आपका ग्लॉटिस को कवर करा था वो आपका ओपन हो गया बिकॉज. और ऐसा क्यों हुआ होगा? व्हाट डू यू थिंक व्हाई दैट मस्ट हैव हैपेंड? खाते खाते बात करके. खाते खाते बात कर रहा था वो, सो व्हाट अगेन दैट्स व्हाई ही गॉट चोक्ड एंड yeah, that's what actually happens to people. Okay, so yeah, that's true. I hope सबको याद आ रहा है that आपका एपिग्लॉटिस आपके यहाँ पे कवर कर रहा है जनरली आपके ग्लॉटिस को, बट अगर वो कवर नहीं कर रहा था वो टाइम पे, जनरली जब आप बात करते हो वो कवर नहीं कर रहा होता, तो वो टाइम पे आपका खाना अटक सकता है, एंड देन यू कैन चोक ओवर देयर. ठीक है, नेक्स्ट सवाल. हाउ डज रेस्पिरेटरी ट्रैक एंश्योर्स पैथोजेंस आर ट्रैप्ड एंड नॉट अलाउड टू रीच द लंग्स? आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक किस तरीके से ध्यान रखता है कि आपके जो हवा में पैथोजेंस है, बैक्टीरिया वायरस है, वो आपके लंग्स तक ना पहुंचे? What is its way to make that happen? Raise your hand to answer this. समझ लो सवाल को एक बार फिर. आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक किस तरीके से इस चीज का ध्यान रखता है कि आपके पैथोजेंस जो एयर में होते हैं, बैक्टीरिया वायरस जो भी है, फंगा है, वो आपके लंग्स तक ना पहुंचे? दृष्टि दत्त बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर नोस्ट्रिल्स में म्यूकस की प्रेजेंस और नोज हेयर की प्रेजेंस. So आप करोगे म्यूकस यहाँ पे होता है. That's what you're saying. क्या करता है अच्छा ठीक है. सोनाक्षी एड ऑन टू दिस. ठीक है, दृष्टि करेगी म्यूकस आपका प्रेजेंट है आपका नॉस्ट्रिल के अंदर. एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड ऑन दिस? म्यूकस है, क्या कर रहा है, कैसे रोक रहा है? टेल मी समथिंग मोर. सर जो म्यूकस होता है फिर वो पैथोजन को ट्रैप कर लेता है. ओके, सो इट विल ट्रैप द पैथोजन. तो उससे क्या पैथोजन आगे नहीं बढ़ पाता, रुक जाता है वहां पे? यस सर. ठीक है, राइट, दैट्स ट्रू. दैट इज व्हाट इट विल बी हैपनिंग ओवर देयर. मुझे कोई बता दे, आप में से मुझे बता दे कि चलो ये तो बात आपके यहाँ पे सही है. टेल मी वन मोर थिंग यहाँ पे. व्हाट इज द रोल ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? आपका जो कंडक्टिंग पार्ट होता है, द कंडक्टिंग पार्ट यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द रोल ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ माय रेस्पिरेटरी सिस्टम. 3 रोल हमने देखे थे वहां पे. बताइए क्या होता है मेरे 3 रोल वहां पे हैं. बताइए हर्षा, व्हाट इज द रोल ऑफ माय कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? सर warming of air, filtration of air and humidify. फिल्ट्रेट करता है पैथोजेंस को, ह्यूमिडिफाई करता है, और क्या करता है? सर वार्मिंग ऑफ एयर, एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लाता है, मतलब. राइट, एयर को लेके आता है आपके बॉडी टेम्परेचर को, उसे वहां पे वो लेके आता है. सो दैट इज व्हाट इट विल डू ओवर देयर. These are the 3 things I'll be finding done by my conducting part of the respiratory system आपके यहाँ पे. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है. This is what you have to know in this. So this is how it's going to work. So mucus will be secreted in the nostril. वो आपका ट्रैप करेगा पैथोजन को, जिससे आपके पैथोजन आपके पहुंच नहीं पाते लंग्स में, और आपके लंग्स रहते हैं वहां पे प्रोटेक्टेड. So that's what you have to know. राइट. क्या कोई मुझे बता सकता है कोई ऐसी बीमारी का नाम जो आपके लंग्स को अफेक्ट करती है? बताइए शहनाज, बोलो. सर अस्थमा, एम्फिसेमा, अस्थमा, राइट, निमोनिया, राइट, Yes, other sir. condition which can affect the lungs. ठीक है, alright. Then what would possibly, again अस्थमा को बोलूंगा as a, it's not a pathogen causing condition, it's an allergic reaction. ठीक है, what would possibly happen if the mucus secretion is not seen in the respiratory tract? थोड़ा सोच के बताओ मुझे यहाँ पे कि अगर आपका म्यूकस यहाँ पे हानि, समझो एक पर्सन है, उसके अंदर बॉडी के अंदर म्यूकस बन नहीं रहा ट्रैक्ट के अंदर, देन क्या पॉसिबल इश्यूज उसको फ्यूचर में आ सकते हैं? यू हैव टू टेल मी दैट. बताओ रोहन.
सर उसकी बॉडी में फिर पैथोजेंस चले जाएंगे जो फिर आगे ग्रो कर सकते हैं और फिर वो सेवियर डिजीजेस कर सकते हैं वो उसको कॉज। राइट, और वो ग्रो करेंगे मेरे यहाँ पे लंग्स के अंदर, एंड इफ दैट इज द केस देन दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। फिर आपका वहां पे एक बड़ा कंसर्न आपको बन सकता है, क्योंकि लंग्स के बारे में आपको मैंने एक बात बताई थी कि लंग्स अगर आपके वहां पे डैमेज हो रहे हैं, यू कैन नॉट रिवर्स देम बैक, सो इफ दे आर डैमेज दे आर गॉन, उतना काम तो उनका वहां पे कम हो जाएगा। सो दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही। सो व्हाट वुड पॉसिबली हैपन इफ द म्यूकस सेक्शन इज नॉट सीन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, the pathogen can enter inside the lungs, the pathogen can reach the lungs, your pathogen can reach lungs। एक बीमारी होती है, जेनेटिक बीमारी होती है वैसे ये, बट दैट डिजीज, जेनेटिक डिजीज इज कॉल्ड एज योर सिस्टिक फाइब्रोसिस। एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस। It's a genetic disorder. It's a genetic disorder. फ्यूचर में आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे आज से कुछ महीनों के बाद, जब आप 12th में आओगे तब। तो ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस आपका यहाँ पे होता है ना, इसमें होता क्या है कि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसका जो म्यूकस होता है वो जम जाता है। तो आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो आपका म्यूकस होना चाहिए ना, जो नॉर्मली आपका काम कर रहा होता है, वो आपके यहाँ पे जम जाएगा। अब अगर मेरा म्यूकस यहाँ पे थिक हो गया, मतलब वो म्यूकस तो रहा नहीं, तो आपके पैथोजेंस आराम से आपके लंग्स तक पहुंच जाते हैं। आपके पैथोजेंस आराम से आपके लंग्स तक पहुंचते, स्लाइड कर करके आपके पहुंच जाएंगे लंग्स के अंदर, एंड दैट पर्सन विल ऑलवेज हैव अ इश्यू ऑफ इन्फेक्शन इन द लंग्स। लंग्स में आपको इन्फेक्शन यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल सकता है, और वो इतना लंग्स का डैमेज यहाँ पे हो जाता है दैट द पर्सन जनरली डू नॉट हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ मोर देन 25 ईयर्स। 25-28 ईयर्स का मैक्सिमम लाइफ स्पैन होता है जनरली, एंड तब तक उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है। सो दैट इज द कंडीशन। सो यू प्लीज अंडरस्टैंड दैट म्यूकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर म्यूकस अगर आपका काम करना बंद कर देना, इट्स अ ओपन पाथवे जहां से आपके सारे बैक्टीरिया, फंगाई ऑल कैन रीच इनटू द लंग्स, एंड इफ एट ऑल दैट इज द केस देन इट कैन हैव अ सीवियर इंपैक्ट, जैसे आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब आपका ये होता है कि इसका कोई रीजन नहीं है, आपका एक जीन है जो काम नहीं कर रहा और उसकी वजह से आपको डिसऑर्डर आपको यहाँ पे हो गया, जहाँ पर म्यूकस सेक्शन आपका हो नहीं पा रहा। म्यूकस बन रहा है लेकिन म्यूकस थिक हो रहा है आपका वहाँ पे, इट इज नॉट अ फ्लूइड स्टेट म्यूकस वहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट इज वन ऑफ द थिंग जो आप कहीं ना कहीं दिमाग में याद रख सकते हो। टेल अस द रोल ऑफ सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो बताइए जनरली आपका इस टाइप के एपिथेलियम का काम क्या होता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। विनया बच्चा, वंशिका, टेल अस व्हाट इज द रोल ऑफ सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम यहाँ पे। सर ये म्यूकस को सिक्रीट करता है, और सर ये म्यूकस को पुश भी करता है फेरिंग्स की तरफ। क्या मतलब है उसका पुश करने का फेरिंग्स में, उससे पर्पस क्या सर्व हो रहा है? सर वो फेरिंग्स की तरफ म्यूकस को भेजता है, जिसकी वजह से वो सर ग्लोटिस में ना जाकर सर हमारे स्टमक में जाता है। ओके, बकल कैविटी में आता है, फिर वहां से हो जाता है स्टमक में। और ये सब करने का रीजन क्या है? व्हाई वी आर सेंडिंग म्यूकस इन द फेरिंग्स एंड देन इन द स्टमक? उसका आइडिया क्या है ये सब करने का? सर जो कुछ पैथोजेंस जो म्यूकस में नहीं गए होते हैं सर, गए होते हैं जो कि हमें हार्म कर सकते हैं सर, वो स्टमक में जाकर सर खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। यस, द होल आइडिया ऑफ पुशिंग द म्यूकस इन द फेरिंग्स इज ताकि वहां से आप स्वैलो करके आप उसे ले आओ स्टमक के अंदर म्यूकस को, and then the mucus and the pathogen will get digested along with the stomach acid. So that's what the body will try to do. तो याद रखना, आप एनिमल फिजियो पढ़ रहे हो, हर एक चीज का रीजन होगा, हर एक चीज का रीजन आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए, एंड यू शुड नो वेरी क्लियरली दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। सो जब मैं कह रहा हूँ कि आपको ब्लड वेसल और एलुलाई के अंदर आपको मिलता है स्क्वैमस एपिथेलियम, सो यू शुड नो दैट द रीजन ओवर देयर हैविंग अ स्क्वैमस एपिथेलियम इज गोइंग टू बी दैट वो बहुत थिन होता है, एंड यू नीड अ वेरी थिन मेम्ब्रेन जिसको बाईपास करना काफी आसान हो। आपको इतनी थिन मेम्ब्रेन चाहिए जिसको बाईपास करना बहुत ज्यादा आसान हो फॉर द ऑक्सीजन एंड CO2 मॉलिक्यूल्स। तो ये सब बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू नो। सो दैट्स अ ट्रू आंसर, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी हमें यहाँ पे स्टार्ट क्या करना है। सो वी हैव द नंबर ऑफ थिंग्स इन द लास्ट क्लास के अंदर, कंपैरेटिव एनाटॉमी हमने देखा था, एंड नाउ वी आर फोकसिंग मोर ऑन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट माय मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को लेके। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यू शुड नो वन थिंग वेरी क्लियरली दैट इट विल हैव डायफ्राम, राइट, इट विल हैव द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, यू विल हैव अ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल। तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आपको
एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस के दौरान. दे विल प्ले द मेजर रोल. आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल का काम सेकेंडरी होता है. इनका काम सिर्फ होगा आपके ड्यूरिंग माय फोर्स्ड एक्सपिरेशन. ये भूलना मत, ये दिमाग में बिठा लो. ये स्टेटमेंट आपके सामने बार बार आ सकती है दैट इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल का सिर्फ रोल होता है जब आप फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे होते हो. बाकी इनका कोई यहाँ पे काम नहीं होता. अगर आप बैठ के भी लेक्चर देख रहे हो तब वो टाइम पे ये आपके मसल्स काम नहीं कर रहे. ओनली योर डायफ्राम इज डूइंग इट्स वर्क एंड योर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आपके काम कर रहे होते हैं. राइट. नाउ लेट्स ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स. सी जनरली आपको क्या लगाना है यहाँ पे देखने के लिए. द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो हियर इज दैट आपका जो डायफ्राम होता है ना रिलैक्स स्टेट में, वो आपका इन्वर्टेड लाइक सी तरीके से आपके यहाँ पे बैठा होगा. सो लेट्स से दिस इज योर डायफ्राम और ये आपका इस तरीके से प्लेस होता है इन द रिलैक्स स्टेट. सो दैट इज इन द रिलैक्स स्टेट. राइट. अब जब भी हम यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की बात करते हैं, विल ऑलवेज स्टार्ट विद द इंस्पिरेशन. यहाँ पे हमारी कहानी स्टार्ट होती है विद द इंस्पिरेशन. अच्छा, इंस्पिरेशन वाली बात बताने के पहले मुझे थोड़ा सा ये बता दो आप लोग यहाँ पे आपके प्रॉन्स के अंदर आपको क्या मिलता है एक्सक्लूजन के लिए. व्हाट डू आई गेट टू सी इन द प्रॉन्स? एनीवन नोस वो प्रॉन्स के अंदर आपका ब्रीदिंग आपका कैसे होता है? नो वन. अच्छा, गिल्स गिल्स गिल्स. ऑलराइट, हैंड बता दो आप ऐसे आंसर बता दो. गिल्स का थ्रू होता है. स्पाइडर? बुक लंग्स. वेरी गुड, बुक लंग्स. ठीक है, राइट. देन टेल मी ग्रासहॉपर. ट्रैकियल ट्यूब. ट्रैकियल सिस्टम. ट्रैकियल Tracheal सिस्टम. ट्रैकियल सिस्टम. ठीक है, राइट. टैडपोल. गिल्स. Do I have do we find gills in the human beings? No, sir. यस सर. At embryonic stage. At embryonic stage. So I'll be having the gills, but at the embryonic stage के अंदर मुझे मिलेगा वहाँ पे देखने के लिए. ठीक है, right. Tell me the breathing happening in my earthworm. स्किन क्यूटिकल. Skin. Always going to be moist. Skin. ठीक. All right. Okay, चलिए, let's come back over here. Diaphragm will undergo contraction. Diaphragm is always going to undergo contraction. This is always going to undergo your contraction. That's the first thing I'll be finding happening over here. कि आपका जो diaphragm यहाँ पे होता है, ये आपका यहाँ पे करेगा आपका यहाँ पे contraction. Now when the diaphragm will undergo contraction यहाँ पे, जब ये आपका contract करेगा, this is happening during inspiration. तो जब inspiration के दौरान आपका diaphragm contract करता है, तो what will happen? आपका जो diaphragm यहाँ पे होगा, it will become in a relaxed state. ये आपका फ्लैट हो जाएगा. सो ये जो आपका इन्वर्टेड सी शेप में जो आपका बैठा हुआ है, ये आपका सडनली आपके आप हो जाएगा आपका फ्लैट. सो दिस डायफ्राम ओवर हियर बिकम्स योर फ्लैट स्ट्रक्चर. तो ये आपका बिल्कुल आपका यहाँ पे फ्लैट हो जाएगा. सो दिस विल बिकम फ्लैट ओवर हियर. राइट. अब जैसे मैंने आपका कर्व से मेरे यहाँ पे फ्लैट हो गया, तो इससे होता क्या है? तो दो चीज आपको रखनी है. माय डायफ्राम विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, और उसके साथ दैट्स अ फर्स्ट थिंग. सेकंड चीज जो आपके यहाँ पे होगी, that is your external intercostal muscle will undergo contraction. आपके जो external intercostal muscle है, ये मसल बेटा वही मसल है जो आपको मिल रहा है आपके रिब्स के बीच में. These muscles will also undergo contraction. They will also undergo contraction. अब आपको याद ही रखना है कि जब मेरी ये दोनों चीजें आपके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करी, तो आपके बॉडी में हो क्या रहा है. सो आपका डायफ्राम और जो आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आपके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपकी थोरैसिक कैविटी आपके यहाँ पे इंक्रीज की जाएगी. यू विल फाइंड कि आपकी जो थोरैसिक कैविटी आपके यहाँ पे होती है, वो आपके यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है. सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस, दैट थोरैसिक कैविटी इन दिस इज गोइंग टू इंक्रीज. सो आपको यहाँ पे याद रखना है दैट यू विल ऑलवेज फाइंड थोरैसिक कैविटी आपके यहाँ पे इंक्रीज की जाएगी. और जैसे ही आपकी थोरैसिक कैविटी आपके यहाँ पे इंक्रीज होती है, मतलब आपका जो चेस्ट का जो एरिया होगा यहाँ पे आपका थोड़ा बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा. सो द थोरैसिक कैविटी इज गोइंग टू इंक्रीज इन साइज.
जैसे आपकी थोरैसिक कैविटी यहाँ पे आपकी इंक्रीज हुई, तो आपको एक बात याद रखनी है कि आपके थोरैसिक कैविटी में जो एयर प्रेशर होता है वो आपके यहाँ पे कम हो जाएगा. सो द एयर प्रेशर इन द थोरैसिक कैविटी इज गोइंग टू डिक्रीज. सो एयर प्रेशर जो आपका यहाँ पे होगा वो आपके यहाँ पे नीचे जाएगा. सो एयर प्रेशर इन थोरैसिक कैविटी, ये आपका यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है. दिस इज गोइंग टू डिक्रीज. ठीक है. सो एयर प्रेशर जो आपके थोरैसिक कैविटी में आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, वो आपका यहाँ पे सडनली आपका नीचे जाता है आपके यहाँ पे. तो याद रखना, जो आपका थोरैसिक कैविटी आपका इंक्रीज किया जाएगा तो आपका एयर प्रेशर आपका यहाँ पे डिक्रीज किया जाएगा. और आपको याद रखना है कि आपको थोरैसिक कैविटी इंक्रीज क्यों हुआ, बिकॉज क्या डायफ्राम ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया, डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसके साथ आपके यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आपके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. इनके वजह से आई बी फाइंडिंग कि मेरी थोरैसिक कैविटी मेरी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है. जैसी मेरी थोरैसिक कैविटी यहाँ पे इंक्रीज होगी, एयर प्रेशर आपके लंग्स के अंदर या आपके थोरैसिक कैविटी में आपके यहाँ पे कम हो जाता है. दैट इज समथिंग यू विल फाइंडिंग ओवर हियर. अब जब आपका थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हुआ, इसके साथ आप एक और चीज रखना, आपका पल्मोनरी वॉल्यूम जो होगा, जो लंग्स का जो यहाँ पे एरिया होगा, वॉल्यूम होगा, वो आपका पे इंक्रीज होगा. सो द वॉल्यूम इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज इन दिस. पल्मोनरी वॉल्यूम is also going to increases. तो ये भी आपका एरिया आपका यहाँ पे इंक्रीज होता है. अब आपको याद रखना है कि जैसे मेरा यहाँ पे एयर प्रेशर नीचे गया, जैसे मेरा यहाँ पे एयर प्रेशर थोरैसिक कैविटी के अंदर या मेरे लंग्स के अंदर यहाँ पे जैसे वो नीचे जाता है, तो उससे होगा क्या, आपके आउटर एटमॉस्फेयर के अंदर आपका एयर प्रेशर काफी ज्यादा होता है. सो आउटर एटमॉस्फेयर के अंदर रखना, you'll have a more like you'll have high, the outer atmosphere you will always have a very high air pressure, right? So you'll have a high air pressure. So जैसे ही आपके thoracic cavity में आपका air pressure नीचे गया, you should know that the movement of air will always happen from higher pressure to lower pressure. तो thoracic cavity में तो आपका air pressure नीचे जा चुका है. So इससे क्या होगा, जो आपके outer atmosphere में जो आपका air pressure इतना high है, या वह high air pressure in the outer atmosphere, right? That is something I'll find in the outer atmosphere के अंदर, in the outer atmosphere. तो अब आपके यहाँ पे क्या होगा, so you will find कि यहाँ से आपकी जो air होगी, that will rush into the lungs. यहाँ से जो आपकी air होगी, that will फटाफट यहाँ से rush करेगी आपके lungs के अंदर. So high air pressure से the air will rush into the lungs. आपके lungs के अंदर आपकी air यहाँ पे rush करती है. अब air के अंदर आपकी air यहाँ पे बाहर से अंदर lungs के अंदर rush इसलिए करेगी because lungs के अंदर you have a low air pressure. You have a low air pressure. और ये लो एयर प्रेशर आपका डेवलप क्यों हुआ, बिकॉज आपकी थोरैसिक कैविटी आपने यहाँ पे इंक्रीज कर ली. बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द थोरैसिक कैविटी यू शुड नो दैट कि आपका एयर प्रेशर यहाँ पे लो होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई विल फाइंड कि मेरा जो एयर होगा एटमॉस्फेयर से लेके लंग्स के अंदर आपका ये ट्रैवल करते हुए आ जाएगा अंदर. सो इट विल क्विकली रीच इनटू द लंग्स बिकॉज ऑफ अ डिफरेंस इन द प्रेशर ग्रेडियंट. तो प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे आपका चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपका यहाँ पे एयर मूव करेगा, एंड देन यू विल फाइंड कि आपके जो लंग्स होंगे यहाँ पे दे विल गेट फिल्ड विद द एयर. Suddenly you will find the air will get filled in the lungs, and this is how you will find कि आपका इंस्पिरेशन आपका यहाँ पे किया जाता है. आपको कुछ चीजें यहाँ पे याद रखनी है कि जब मेरा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन किया जाएगा बाय माय डायफ्राम एंड बाय माय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो आपको याद रखना है कि आपके यहाँ पे जो थोरैसिक कैविटी होता है यहाँ पे इंक्रीज होता है, और स्पेशली आपका थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हुआ मतलब ये आपका वर्टिकली भी इंक्रीज होगा और आपका ये आउटवर्ड और अपवर्ड भी आएगा. सो बेसिकली जब आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो टाइम पे आपकी थोरैसिक कैविटी मूव्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड. बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, जो थोरैसिक कैविटी आपकी जो थोरैसिक कैविटी यहाँ पे होगी, इट विल मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड. तो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा. सो थोरैसिक कैविटी इज गोइंग टू इंक्रीज, विल मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग जब आपके ये मसल्स आपके यहाँ पे करते हैं कॉन्ट्रैक्ट. जब डायफ्राम मेरे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कराता तो मेरा वर्टिकल प्लेन के अंदर मेरा थोरैसिक कैविटी यहाँ पे इंक्रीज होगा. राइट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा नीचे एक स्पेस क्रिएट होता है और वहां से भी आपकी थोरैसिक कैविटी आपके यहाँ पे इंक्रीज की जा रही है. जब आपने ये कर लिया, याद रखना हमेशा ये सवाल आपके सामने बार बार आ सकता है, आपकी थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हुई, एयर प्रेशर थोरैसिक कैविटी में आपके यहाँ पे कम हो जाएगा. एयर प्रेशर इन द थोरैसिक कैविटी विल डिक्रीज, पल्मोनरी वॉल्यूम आपके यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, एंड इसकी वजह से क्योंकि आपका एयर प्रेशर यहाँ पे चेंज हुआ, बाहर से आपकी जो एयर होगी वो आपकी रश करेगी आपके लंग्स के अंदर from higher pressure to lower pressure, and this is how you will find the inspiration will happen. इसी तरीके से आप यहाँ पे इंस्पिरेशन किया जाएगा.
लेट्स हैव अ लुक एट दिस। यहाँ पे हम इसे देखते हैं। जब आपके यहाँ पे डायफ्राम आपके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सो व्हाट आई एम फाइंडिंग इन दिस कि आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आपके यहाँ पे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो ये दो चीज आपकी हो रही है। सो आपका वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज किया जा रहा है। आपके जो रिब्स और स्टर्नम होते हैं दे लिफ्ट अप एंड वॉल्यूम इन द डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस इज गोइंग टू इंक्रीज। डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस का मतलब आपका यहाँ पे ये होता है कि आपका जो बैक का एरिया दैट्स अ डॉर्सल साइड, दिस इज द वेंट्रल साइड। तो आपका जो thoracic एरिया है आपका यहाँ पे वो आपका बड़ा हो जाता है आउटवर्ड एंड अपवर्ड। दैट इज स्पेसिफिकली हैपनिंग बिकॉज ऑफ माई एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इसके वजह से वो स्पेसिफिकली आपका यहाँ पे वो किया जा रहा है। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ आपका स्टर्नम और इसकी वजह से आपका यहाँ पे thoracic कैविटी आपका यहाँ पे इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, thoracic वॉल्यूम इंक्रीजेस, thoracic एयर प्रेशर आपके यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। आपका एयर प्रेशर डिक्रीज होगा लेकिन वॉल्यूम आपके यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। लंग्स आपके यहाँ पे एक्सपांड कर चुके हैं एंड पल्मोनरी वॉल्यूम जो मैंने आपको बताया था वो आपके यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। सो thoracic कैविटी आपकी इंक्रीज हो चुकी है, आपके यहाँ पे thoracic रीजन आपके यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, आपका पल्मोनरी वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो चुका है, बट एयर प्रेशर आपके यहाँ पे नीचे जा चुका है। अब क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस, मतलब लंग्स के अंदर जो आपका प्रेशर है, पल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर आपके यहाँ पे नीचे जा चुका है और इससे क्या होगा, एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स। इसके वजह से आपकी जो एयर है वो बाहर से आपके अंदर की तरफ आपकी दौड़ते हुए आपके यहाँ पे आ जाएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ इंस्पिरेशन। इतनी चीजें आपके यहाँ पे हो रही होती है। सो आप क्लियरली सिंपल तरीके से आप इसे यहाँ पे याद रखो कि जब आपका इंस्पिरेशन किया जाएगा, यू शुड नो दिस, thoracic cavity आप बढ़ाओगे, एयर प्रेशर आपको नीचे जाएगा एंड पल्मोनरी वॉल्यूम आप भी आपके यहाँ पे इंक्रीज किया जाता है। इसकी वजह से एयर प्रेशर चेंज हुआ, बाहर से एयर आपके अंदर आएगी एंड दैट विल हैपन वेरी क्विकली। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय इंस्पिरेशन के दौरान आपको ये चीजें होते हुए मिल जाती है। अब जैसे ही आपने अपना इंस्पिरेशन यहाँ पे कर लिया, अब सेकंड चीज जो आप यहाँ पे करोगे विच इज अ वेरी पैसिव प्रोसेस। इंस्पिरेशन आपका यहाँ पे इस तरीके से आपका हो जाएगा, लेकिन जो एक्सपिरेशन आपका यहाँ पे होगा वो आपका बड़ा ही पैसिव होगा। एक्सपिरेशन के अंदर आपने कोई बहुत अलग से कुछ यहाँ पे नहीं करना। सो एक्सपिरेशन जो आपके यहाँ पे होता है दैट विल बी अ पैसिव प्रोसेस। ये आपका बनेगा एक पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस का मतलब आपका यहाँ पे ये है कि जो भी हमने यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट कराया, वट एवर द कॉन्ट्रैक्शन वी हैव डन ओवर देयर, दैट विल रिलैक्स बैक। वो सब आपके यहाँ पे रिलैक्स आपके यहाँ पे कर जाएगा। सो जो भी आपने डायफ्राम या आपके जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल थे, जो भी आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कराए थे, दे विल रिलैक्स बैक। सो देखो अब आपके यहाँ पे क्या होता है, आपके पास जो आपका डायफ्राम था, राइट, और you have your external intercostal muscle. ये दोनों चीजें अभी आपकी यहाँ पे करेगी रिलैक्स। जो भी आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया था, both the things will undergo relaxation. ये भी आपका रिलैक्स करेगा एंड सेम थिंग गोस फॉर डायफ्राम। डायफ्राम भी आपका यहाँ पे रिलैक्स है। तो दोनों चीजों ने आपका यहाँ पे करना है रिलैक्स। अब जैसे मेरा यहाँ पे डायफ्राम रिलैक्स करता है ना, तो जो मेरा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट हो गया था, जो मेरा डायफ्राम यहाँ पे फ्लैट हो गया था कॉन्ट्रैक्ट करके, दैट डायफ्राम विल रीगेन द नॉर्मल शेप। ये मेरा नॉर्मल इन्वर्टेड सी शेप का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेगा। सो दिस विल रीगेन द नॉर्मल शेप यहाँ पे मेरा। तो डायफ्राम में यहाँ पे तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करके इट कैन रीफॉर्म दिस इन्वर्टेड सी शेप। सो ये मेरा डायफ्राम यहाँ पे मेरा कर रहा है यहाँ पे रिलैक्स। This diaphragm over here is getting relaxed over here. जैसे मेरा डायफ्राम ने नॉर्मल साइज अटेंड कर लिया, यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये भी रिलैक्स कर रहा है। जब ये दोनों चीजें आपके यहाँ पे हो रही है तो इससे क्या होगा, द thoracic cavity is going to decrease. अच्छा मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या क्लियरली? आ रही है नहीं आ रही मेरी वॉइस क्लियरली, बता दो। आ रही है सर। आ रही है सर। सर नहीं आ रही है। नहीं आ रही जी सर। एडुकेशन हो सकता है आपके एंड पे, ये भी हो सकता है ना, दैट कैन आल्सो हैपन बिकॉज़ बाकी लोगों को आ रही है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही? दिख तो रही है बेटा सबको। अगेन अगर ऐसा कुछ हो ना, जस्ट लॉग आउट एंड लॉग इन करके ट्राई करो एक बार, फिर दैट यूजुअली रिजॉल्व द इशू। ठीक है, सो आपने यहाँ पे क्या किया, वी हैव डन द डायफ्राम को हमने यहाँ पे करा दिया हमारे यहाँ पे रिलैक्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी मैंने यहाँ पे रिलैक्स करा दिया। अब जैसे ये दो चीजें मैंने यहाँ पे की, सो व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट, द thoracic cavity is going to decrease now. thoracic cavity आपके यहाँ पे डिक्रीज कर जाती है। क्या नागेश को मेरी स्क्रीन दिख रही है, बाकी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे?
विजिबल है। दिख रही है। दिख रही है सर। ठीक है आगे इस लॉग आउट करके लॉग इन करके ट्राई करो। सो थोरेसिक कैविटी आपके यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी साइज के अंदर, इट विल सडनली डिक्रीज इन साइज। जैसी मेरी थोरेसिक कैविटी यहाँ पे डिक्रीज हुई, आपका एयर प्रेशर लंग्स के अंदर आपके यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो थोरेसिक कैविटी के अंदर आपका जो एयर प्रेशर यहाँ पे होगा आपका बढ़ जाएगा। सो द एयर प्रेशर विल इंक्रीज। सो एयर प्रेशर in thoracic cavity is going to increase. जैसे मेरे यहाँ पे एयर प्रेशर मेरे यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है मेरे थोरेसिक कैविटी के अंदर, तो अब आपको यहाँ पे याद रखना है, अब दो चीज आप याद रखना कि एयर प्रेशर आपके यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, थोरेसिक कैविटी आपके यहाँ पे डिक्रीज हो चुकी है, आपका पल्मोनरी वॉल्यूम भी आपके यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। सो लंग्स का जो वॉल्यूम यहाँ पे होगा वो भी आपके यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। सो पल्मोनरी वॉल्यूम इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज, यहाँ पे इज गोइंग टू डिक्रीज। जब आपकी ये सब चीजें यहाँ पे हो गई कि मेरा पल्मोनरी वॉल्यूम मेरा डिक्रीज हो गया, एयर प्रेशर मेरे यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, लेकिन मेरा थोरेसिक कैविटी मेरे यहाँ पे डिक्रीज हो चुका है, जब ये चीज आपके यहाँ पे हो जाती है, देन व्हाट विल हैपन कि आपका एयर प्रेशर आपके लंग्स के अंदर होता है ज्यादा। सो आपके लंग्स के अंदर द एयर प्रेशर गोइंग टू बी क्वाइट हाई नाउ। जैसे ही आपकी थोरेसिक कैविटी छोटी हुई तो याद रखना लंग्स के अंदर यू विल ऑलवेज फाइंड द एयर प्रेशर गोइंग टू बी हाई। द एयर प्रेशर इज गोइंग टू बी क्वाइट हाई। और ये इतना हाई होता है, ये मतलब बेसिकली हाई होता है इन द एटमॉस्फेयर। सो एयर प्रेशर लंग्स के अंदर आपके यहाँ पे हाई हो जाएगा, और एटमॉस्फेयर में वो टाइम पे आपका एयर प्रेशर आपके यहाँ पे रहेगा लो। सो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर विल हैव लो एयर प्रेशर। सो जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर आपका एयर प्रेशर यहाँ पे आपका लो है और आपके लंग्स के अंदर एयर प्रेशर आपके यहाँ पे ज्यादा है, तो ये टाइम पे हम यहाँ पे क्या करेंगे? सो ये टाइम पे बेसिकली आपके यहाँ पे होगा क्या? एज वी हैव सीन दैट थिंग प्रीवियसली एज वेल, द एयर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो इस दौरान आपका जो भी आपका CO2 होगा उसको हम यहाँ पे एक्सपेल करेंगे, और यहाँ पे आपका एक्सपिरेशन के दौरान ऑल द एयर फ्रॉम द लंग्स विल मूव इनटू द योर एटमॉस्फेयर। सो दिस इज व्हाट विल बी फाइंडिंग हैपनिंग यहाँ पे, कि आपका एयर जो यहाँ पे होगा वो आपके लंग्स से एटमॉस्फेयर में जाएगा, बिकॉज यू हैव अ चेंज इन द एयर प्रेशर। और एयर प्रेशर में चेंज तब आता है जब आपकी थोरेसिक कैविटी आपके यहाँ पे छोटी हो जाती है। तो आपको याद रखना है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन आपकी थोरेसिक कैविटी हो जाएगी छोटी, आपकी थोरेसिक कैविटी वापस से छोटी हो जाती है, नॉर्मल साइज पे आ जाती है। जैसे ही वो आपकी छोटी हो जाएगी थोरेसिक कैविटी, तो वहां पे एयर प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। जैसे आपका एयर प्रेशर वहां पे आपका बढ़ गया, यू विल फाइंड कि आपके लंग्स में से एयर को हम पुश करेंगे एंड इट विल गो इनटू द एटमॉस्फेयर। ये चीज आपको यहाँ पे होते मिलती है, एंड दिस इज नथिंग बट माय एक्सपिरेशन। ये चीज आपको हो रहा था एक्सपिरेशन के अंदर। सो एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। अच्छा मेरी अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? अच्छा रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। लेट मी वेट फॉर अ मिनट और 30 सेकेंड्स। हो सकता है कोई हो सकता है नेटवर्क से भी हो सकता है ये चीज। अब बताओ मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? आ रही है सर। सर आ रही है। सर आ आ रही है। आ रही है सर। ठीक है, सर आ रही बीच में है। अगर ब्रेक हो तो बता देना, कोई बात नहीं, बीच में ब्रेक हो सके बता देना, ठीक है। सो लेट्स हैव लुक एट दिस। सो इट्स अ पैसिव प्रोसेस में आप यहाँ पे कुछ एनर्जी लगा रहे होते हैं, आप बस रिलैक्स कर रहे हो, आप अपने डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को आप रिलैक्स कर रहे होते हो, एंड देन यू विल फाइंड कि आपका जो एयर होगा यहाँ पे दैट विल बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लंग्स इनटू द आउटर एटमॉस्फेयर। एक बार फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट हैज बीन हैपनिंग यहाँ पे, लेट्स सी। सो जब हम एक्सप्रेशन कर रहे हैं, सो आपके इंटरनल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम ये आपके रिलैक्स कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने यहाँ पे रिलैक्स किया, थोरैसिक रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब वो छोटा हो गया, जैसे वो पहले था वो आपका यहाँ पे उस साइड वो आ चुका है, इट विल डिक्रीज इन साइज। थोरैसिक वॉल्यूम मेरे यहाँ पे डिक्रीज हो चुका है, पल्मोनरी वॉल्यूम भी मेरे यहाँ पे डिक्रीज हो चुका है, लेकिन जो एयर प्रेशर यहाँ पे होगा वो यहाँ पे बढ़ चुका होगा। द एयर प्रेशर विल बी हाई इन दिस। सो इस कंडीशन में याद रखना द एयर प्रेशर इन द थोरैसिक वॉल्यूम इज गोइंग टू बी हाई। थोरैसिक रीजन में आपका वॉल्यूम, आपका एयर प्रेशर आपका ज्यादा होता है, और उसके जैसे क्या होगा, आपका जो एयर होगा वो आपके लंग्स से मूव आउट करेगा इनटू द आउटर एटमॉस्फेयर। इस तरीके से आपका यहाँ पे काफी एक्टिवली आपके इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम की वजह से आप अपना यहाँ पे ब्रीदिंग कर पाते हो। तो याद रखना आपसे पूछा ये जाएगा कि पैसिव प्रोसेस कौन सा होता है। सो इट इज गोइंग टू बी द एक्सपिरेशन, आपका पैसिव प्रोसेस है जिसमें आप सिर्फ आप रिलैक्स करा रहे हो। यू आर ओनली डूइंग द रिलैक्सेशन ऑफ माय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम,
इसको आपने रिलैक्स कराना है एंड रिमेनिंग थिंग्स विल हैपन ऑल बाय इटसेल्फ। जो भी आपने यहाँ पे इंक्रीज किया था वो आपके यहाँ पे वापस आपको डिक्रीज कर जाएगा, विच विल बी हैपनिंग ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन के दौरान आपका सब आपका बैक टू सेम आ जाता है यहाँ पे। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। अब देखते हैं यहाँ पे इनसाइड में क्या मेंशन किया हुआ है। Inspiration is a process during which the atmospheric air is taken in. It occurs due to following reasons: contraction of the diaphragm, contraction of the external intercostal muscle, active intake of air from the atmosphere into the lungs. So आपका एक्टिवली आप एयर को बाहर से अंदर ले लेते हो बिकॉज आपका thoracic cavity आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा, राइट, बट आपका जो एयर प्रेशर यहाँ पे होगा आपका यहाँ पे डिक्रीज होता है। याद रखना, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एयर प्रेशर आपका यहाँ पे नीचे जाएगा आपके thoracic cavity के अंदर। On the other hand, जब मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन की बात करता हूँ, so process by which alveolar air from the lungs is released into the release is called as my expiration, जिसको हम बॉडी के बाहर निकालते हैं। It is a passive process. It occurs due to relaxation of my diaphragm and my external intercostal muscle को रिलैक्स करने से आपका हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि आपकी जो thoracic cavity यहाँ पे होगी वो आपके यहाँ पे छोटी हो जाएगी and because of that air pressure आपके यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाता है। So this is what we have to know in terms of my inspiration and expression के context में आपको ये चीजें इसके अंदर याद रखनी है। That will be enough for you. This should be enough for you to make you understand everything. अब होता क्या है यहाँ पे, हमने यहाँ पे और भी दो मसल्स यहाँ पे बात किया था, which are my internal intercostal muscles and abdominal muscles. याद रखना इनका सिर्फ इन्वॉल्वमेंट आएगा during my forced expiration. बाकी इनका कोई काम नहीं होता, बाकी जनरल नॉर्मल कंडीशन के अंदर इनका यहाँ पे कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। दिस इज द वन थिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय ब्रीदिंग के अंदर। तो बताओ क्या यहाँ पे आपको इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन वाली स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे समझ आ रही है? आर दिस टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है। ब्रीदिंग और वेंटिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अ मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट फ्रॉम द लंग्स टू ब्रिंग आउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। The movement of air into and out of the lungs is brought by creating the pressure gradient between the lungs and the atmosphere. देखो यहाँ पे मेंशन ये किया गया है कि आप ये कर इसलिए पा रहे हो बिकॉज आपने डिफरेंस क्रिएट किया। ये आप क्रिएट प्रेशर ग्रेड मतलब आपने डिफरेंस क्रिएट किया बिटवीन द एयर प्रेशर लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। द प्रेशर डिफरेंस क्रिएट्स अ फ्लो ऑफ गैसेस फ्रॉम द हायर प्रेशर रीजन टू द लोअर प्रेशर रीजन। हमेशा आपका एयर का मूवमेंट आपका होता है फ्रॉम द हायर टू लोअर प्रेशर, और वही चीज करके आप यहाँ पे अपना ब्रीदिंग आप कर पाते हो। रेस्पिरेटरी मूवमेंट इन ह्यूमंस आर कैरिड आउट बाय मेनली विद द हेल्प ऑफ intercostal muscles and diaphragm। इनकी वजह से आप अपना ये कर पाते हो। So this is what they have mentioned, और इतनी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। You can see जो आपका इंस्पिरेशन किया जा रहा है आपका डायफ्राम नीचे जाएगा, डायफ्राम आपका नीचे जाएगा आपका यहाँ पे, एंड योर thoracic cavity is going to increase ultimately। आपके जो स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम होते हैं ना, ये आपके बाहर के साइड पे जाते हैं। सो बेसिकली दे मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड, सो इसलिए आपका पूरा thoracic cavity आपका यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाएगा। जब आप एक्सप्रेशन कर रहे हो the diaphragm relaxes, वो वापस से नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, उससे आपकी एयर कैविटी या thoracic cavity आपके यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। We can see that thoracic cavity is getting decreased over there. So this is what you have to know in terms of my inspiration and expression को लेके आपको ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। Okay, now let's have a look at, so these are the few things we have seen. During forceful expiration, abdominal muscle and internal intercostal muscles are going to contract. इनका काम सिर्फ आपका आएगा जब आपको फोर्सफुली एक्सपिरेशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। These are the differences. इन डिफरेंस को आप बाद में आराम से देख सकते हो, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया था वही आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इतना याद रख लो, इंस्पिरेशन रिक्वायर्स एनर्जी एज रेस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। ये करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होता है, बट एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे, राइट। वॉल्यूम आपका यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज गोइंग टू इंक्रीज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, डायफ्राम बिकम्स फ्लैट एंड इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्सेस, राइट। बेसिकली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करना आएगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, and during expiration you will find the muscles are going to relax over there, intercostal muscles are going to relax, everything is going to relax over there, and ये आपका diaphragm will retain the original shape यहाँ पे। So this is going to be the story for my expiration. Spirometer ये शायद आपने देखा होगा, कई बार डॉक्टर लोग उन्हें यूज कराते हैं जिनको रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं। Spirometer is a pulmonary function test. It helps to assess the volume of air inhaled and exhaled। या आप इससे आप जज कर सकते हो। इसको लाइक माउथ में लेके आपको एयर पास करना पड़ता है, सो अगर वो बॉल्स आपके ऊपर आ रहा है देन दैट टेल्स समथिंग अबाउट योर लंग कैपेसिटी के बारे में आपको कुछ चीजें वहां पे पता चलती है। A spirometer is an instrument used to estimate the volume of air
involved in the breathing movement, which helps in clinical assessment of the pulmonary function. So basically clinical basis के ऊपर आप ये कराते हो लोगों से जिनको respiratory issues होते हैं, या someone who has undergone a surgery even related to your heart, उनको भी ये चीजें कराई जाती है just to take उनकी respiratory capacity उनकी वहाँ पे कैसी है. That's my spirometer. So these are the things we have seen. Now let's talk about my respiratory volumes and capacities. क्या होते हैं मेरे respiratory volumes और capacities मेरी क्या होती है? तो ये terms अभी हम यहाँ पे देखेंगे. So first of all understand one thing. जब भी हम बात करते हैं respiratory capacities and volume, ये हमें समझना है एक तो कि normal person के अंदर आपका ये volumes आपके यहाँ पे क्या रहते हैं, इनका purpose क्या है इनको समझने का, and what kind of impact we can have अगर ये volumes अगर आपके यहाँ पे change होते हैं तो. Let's try to see all those things slowly. So यहाँ पे हम क्या करेंगे? We'll start with the very first term, that is my tidal volume. क्या होता है आपके यहाँ पे tidal volume? Is a quantity of air in which a human lung can hold or expel under a different condition. उसे हम बोलते हैं यहाँ पे as a respiratory volume या pulmonary volume. So let's slowly understand ये terms का मतलब यहाँ पे क्या होता है. Tidal volume मतलब अभी आप लोग बैठे हुए हो. अब जब आप बैठे हुए हो आप कितना air inhale कर रहे हो, कितना आप exhale कर रहे हो in a resting state के अंदर. So volume of air inspired or expired during a normal respiration. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम. अभी आप लोग बैठे हुए हो या खाना खा रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, तो व्हाइल यू आर सिटिंग वेरी नॉर्मली विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी, आप कितना एयर अंदर लेते हो और कितना आप एक्सेल करते हो, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम. तो जनरली आपका क्या होता है, आपका टाइडल वॉल्यूम आपका जो रहेगा यहाँ पे वो आपका रहता है 500 ml. सो इतना ml ऑफ एयर इधर आप अंदर ले रहे हो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन आप एक्सेल कर रहे हो. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू आपको रहती है आपकी 500 ml. राइट. अब मैं अगर आपको फोर्सफुली बोलूं कि चलिए आप एयर को इनहेल करिए फोर्सफुली, देन द अमाउंट ऑफ एयर यू विल टेक इनसाइड विल बी मोर. उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. उसको हम बोलते हैं एज अ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपके यहाँ पे. द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर अबव टीवी बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन. मैं आपको कह रहा हूँ कि फोर्सफुली इंस्पायर करो and take more amount of air. तो उस वॉल्यूम को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. वो वैल्यू आपके यहाँ पे काफी ज्यादा होती है. तो आप जो नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो उसके एडिशनल में ये आएगा. राइट. उसके एडिशनल में आप कितना एयर आप इनहेल कर सकते हो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी अराउंड 2500 से लेके 3000 ml तक. दिस ओवर हियर बिकम्स माय इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. राइट. सिमिलरली मैं आपको कह सकता हूं कि आप कितना अमाउंट ऑफ एयर आप एक्सेल कर सकते हो, आप एक्सपायर कर सकते हो फोर्सफुली. लाइक आप इनहेल जैसे आप फोर्सफुली कर सकते हो वैसे आप कितना फोर्सफुली आप एक्सपायर कर सकते हो. स्क्रीन मेरी यहाँ पे हिमानी आई थिंक शायद आपको नहीं दिख रही, बाकी सबको यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिख रही है. आई एम अज्यूमिंग जस्ट अदर स्टूडेंट्स आर एबल टू सी द स्क्रीन. हिमानी आई वुड रिकमेंड लॉग आउट करके लॉग इन करके एक बार ट्राई करो, दैट माइट फिक्स द इशू, है ना. So expiratory reserve volume आपको यहाँ पे याद रखना है. The additional volume of air a person can expire above TV by a forceful expiration. कितना आप एयर आप एक्सपायर कर सकते हो forcefully, that can be called as my expiratory reserve volume. तो जनरली हमारे लंग्स कितना कर सकते हैं एक्सपायर, 1000 से लेके 1100 ml. तो याद रखना हम इंस्पायर ज्यादा कर सकते हैं, हम इनहेल ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जब एक्सपायर करने की बात आती है ना फोर्सफुली ज्यादा नहीं होता. उसका वैल्यू आपका यहाँ पे आपका 1000 से लेके 1100 ml तक. ये वैल्यूज आपको याद रखनी, यही आते हैं मैथ्स फॉलोइंग के अंदर. सो दैट्स व्हाई दिस वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट. सो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज गोइंग टू बी लेस, इट्स क्वाइट लेस. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज गोइंग टू बी क्वाइट हाई. ये आपको यहाँ पे याद रखना है. अब ये सब हम नॉर्मल लोगों के लिए तो इतना मैटर नहीं करता, बट जनरली एथलीट्स के लिए सब बड़ा मैटर करता है. एथलीट्स के जो रिजर्व वॉल्यूम होते हैं, ये जो कैपेसिटी होती है लंग्स को यूज करने की, ज्यादा एयर को अंदर लेने की और ज्यादा एक्सपेल करने की, एथलीट्स के लिए काफी काम का होता है. इट मैटर्स अ लॉट बिकॉज दैट अफेक्ट्स देयर फिजिकल एक्टिविटी. सो कुछ एथलीट्स होते हैं जो काफी जल्दी थक जाते हैं, कुछ एथलीट्स होते हैं जो थकते नहीं ज्यादा जल्दी. सो लंग के पास, एंड दैट इज व्हाट यू विल सी ओवर हियर. तो ये वैल्यूज जो आपके यहाँ पे होती है ना, ये वैल्यूज आपकी वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन, एंड एथलीट्स डू हैव अ बेटर कैपेसिटी देन द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैज. ओके, सो दैट व्हाट यू हैव टू नो. आप बता सकते हो ऐसा कौन सा स्पोर्ट होता है जहां पे ये लंग कैपेसिटी काफी मैटर करता होगा, बहुत ज्यादा मैटर करता होगा? व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स इज गोइंग टू बी द वन जहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता होगा? मैं आपको हिंट दूं क्या? नहीं, आप ही बताओ. राइट पल्लवी, स्विमिंग. स्विमिंग में ये चीज बड़ी मैटर करती है.
स्विमिंग में ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। योर लंग कैपेसिटी मैटर्स अ लॉट बिकॉज इट डिटरमाइंस कि आप कितना देर तक आप अपने मसल्स को इस्तेमाल कर सकते हो इन द वाटर, एंड दैट्स गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस। इट मेक्स अ मेजर डिफरेंस यहाँ पे, ठीक है। राइट, चलो। देन वी हैव वन मोर थिंग, रेसिडुअल वॉल्यूम आपके यहाँ पे। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। अगर आप फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हो उसके बाद भी कुछ एयर तो आपके लंग्स में आपको मिल जाएगा, रह जाएगा, एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी अराउंड 1100 से लेके 1200 ml तक। इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल मतलब जो एयर रह गई लंग्स के अंदर। कब रह गई? फोर्सफुल एक्सप्रेशन करने के बाद। अभी नहीं, अभी तो आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो, लेकिन अगर आप फोर्सफुली एक्सपायर करते हो उसके बाद जो एयर आपके लंग्स में रह जाती है, कुछ तो रहेगी हमेशा, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 1100 से लेके 1200 ml तक। So that is the value you have to know in this. So that's my residual volume. तो ये सारे मेरे यहाँ पे वॉल्यूम हो गए। आप कितना एयर आप इनहेल कर सकते हो फोर्सफुली इनसाइड, दैट्स माय IRV। कितना एयर आप एक्सपायर कर सकते हो फोर्सफुली, दैट्स माय ERV। और नॉर्मली बैठे हुए जब आप इंस्पायर कर रहे हो वो वैल्यू आपका कितना था, दैट्स माय टाइडल वॉल्यूम। जब आप बैठे हुए जब आप कुछ नहीं कर रहे तो आप इंस्पायर कितना करो, एक्सपायर कितना करो, दैट्स माय टाइडल वॉल्यूम। सो दैट्स माय 500 ml आपका यहाँ पे। Right, so these are the few values you have to know very carefully. ये आपकी values यहाँ पे क्या आती है, and then you have residual volume। forcefully expire करने के बाद कुछ air तो lungs में मिलेगा, that's my residual volume आपके यहाँ पे, ठीक है। पता है एक आपका टेस्ट होता है क्रिकेट के अंदर, यो टेस्ट करके, आपने शायद सुना होगा। अब तो पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जब से मैनेजमेंट चेंज हुआ, इट इज अ वेरी कंपल्सरी टेस्ट। दैट टेस्ट डिटरमाइंस कि आप फिट हो या नहीं हो, और वो टेस्ट के अंदर यू एक्चुअली हैव टू रन ओवर देयर एंड यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ स्कोर वहां पे। सो इट एक्चुअली टेस्ट योर लंग कैपेसिटी, कि आप कितना आप लाइक अपना लंग कैपेसिटी यूज करके आप कितना आप मसल्स को यूज करके आप भाग सकते हो वहां पे। इट मैटर्स अ लॉट। आजकल मतलब पहले तो ये नहीं हुआ करता था, बट नाउ इन रिसेंट लाइक फ्रॉम द टाइम व्हेन MS धोनी बिकेम ए कैप्टन, तब से काफी रेगुलरली यूज किया जाता था। So that also is something which is used in cricket as well. कि ये सब मैटर करता है। That creates a difference in the person's athletic ability. So आप जनरली देखोगे जब आपके प्लेयर लेट हो जाते हैं, लाइक काफी एजेड हो जाते हैं, 35, 36, 37, देन उनसे ये नहीं हो पाता, देन दे आर नॉट एबल टू क्लियर दिस टेस्ट, एंड इसलिए उनका फिर वहां पे सिलेक्शन भी नहीं हो पाता। सो दैट ऑल्सो हैपेंस, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ एक प्लेयर का जिसको कैंसर हुआ था। कैन यू टेल मी, देयर वाज अ प्लेयर हु एक्चुअली अफेक्टेड बाय कैंसर and his lung capacity got decreased. युवराज सिंह। Right, उनकी lung capacity वहां पे आपकी काफी decrease हो गई थी, and that also became one of the reason that he could not actually make the cut to the team. क्योंकि उससे क्या हो जाता है ना, आपका even this kind of yo-yo test आप clear नहीं कर पाते हैं। So as I've told you, if the lungs get damaged ना, उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, फिर आप उसे रिवाइव नहीं कर सकते हैं। So yeah, okay. अब हम देखते हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। हमने देख लिया यहाँ पे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज आपके यहाँ पे क्या होती है। इट इज अ सम ऑफ 2 और मोर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। सो इसको आप देखोगे तो समझ जाओगे। देखो, योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, आप कितना एयर को इंस्पायर कर सकते हो अलॉन्ग विद द टाइडल वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, कितना आप टोटल अमाउंट ऑफ एयर आप अंदर ले सकते हो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद। सो इसमें क्या आएगा आपका, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होता है आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सो योर IC इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। इतना आप एयर आप इनहेल कर सकते हो। अगेन बता रहा हूं, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। हम लोग इतना इनहेल ना कर पाए जितना एक एथलीट कर पाएगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज समथिंग विच क्रिएट्स अ डिफरेंस फॉर देम एंड फॉर अस, ठीक है। So that's my IC is equal to tidal volume plus my IRV। अच्छा, आप में से काफी लोग हिमाचल से ना, आप में से कोई है जो बॉक्सिंग में इन्वॉल्व है, बॉक्सिंग या मिक्स मार्शल आर्ट में कोई इन्वॉल्व है आप में से कोई? एनीवन? जनरली पीपल फ्रॉम हिमाचल are involved in schools in boxing and MMA. No one? इस क्लास में कोई नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, चलो। Then we have the second term, that's my expiratory capacity आपके यहाँ पे। इसमें आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद आप कितना एयर को आप एक्सपायर कर सकते हो, इसमें भी वही होगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये आपकी वैल्यू आपके यहाँ पे आ जाती है। सो दिस विल बी द योर एक्सपिरेटरी, इतना एयर आप यहाँ पे एक्सपायर कर सकते हो। इट इंक्लूड्स
टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब मुझे बताओ, जब हम आईसी की यहाँ पे बात कर रहे थे तो टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम? 500 ml प्लस आईआरवी कितना था आपका? कितना कैपेसिटी था आपके आईआरवी का? 1100 से लेके 3000 ml जितना। 2500 से लेके 3000 ml जितना आपके यहाँ पे कैपेसिटी आपका होता है आपका इनहेल करने का, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड जब मैं ईआरवी की बात करता हूँ, राइट, जब मैंने कहा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, तो ईआरवी के लिए आपके यहाँ पे कम हो जाती है। तो क्या आ रही थी आपकी ईआरवी की वैल्यू आपके यहाँ पे? भूलना मत हमेशा, क्योंकि इसमें और इसमें काफी सिमिलरिटी है। आप यहाँ पे 1000 से स्टार्ट करना ईआरवी की वैल्यू, रिसिडुअल वॉल्यूम इसमें 1100 से स्टार्ट हो गया आपके यहाँ पे। सो 1000 से लेके 1100 ml ये आपको याद रखना है, दैट्स माय ईआरवी की वैल्यू आपके यहाँ पे। सो दैट्स द वैल्यू ऑफ, सो 500 ml प्लस 1000 to 1100 ml, दैट इज माय एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इतना मैं एक्सपायर कर सकता हूँ फोर्सफुली, ओके। नाउ देन यू हैव फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में क्या होता है? आपने नॉर्मली एक्सपायर किया, राइट, उसके बाद कितनी एयर आपके लंग्स में रह रही है? आपने नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद द अमाउंट ऑफ एयर यू हैव इन द लंग्स इज कॉल्ड एज माय फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। सो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितना भी आपका एयर आपके लंग्स में रह जाता है उसको हम कहते हैं यहाँ पे द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इट इंक्लूड्स माय ईआरवी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम तो आपका हमेशा रहेगा, बिकॉज आप जब फोर्सफुली एक्सपायर करो तो भी आपके लंग्स में कुछ तो एयर रहेगा ही, राइट। सो दैट प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज माय फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। सो एफआरसी इज इक्वल टू माय ईआरवी प्लस आरवी। तो ये आपको फॉर्मूला, अगर आपको एक बार फॉर्मूला याद हो जाता है ना, आप वैसे ही इसका आंसर निकालोगे, देन द आंसर निकालना मुश्किल नहीं है, बिकॉज वैल्यूज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज अ सिंपल थिंग। देन यू हैव वाइटल कैपेसिटी। The maximum volume of air a person can breathe in after forced expiration is the maximum volume of air a person can breathe out after forced inspiration. So आप जितना forcefully expiration करने के बाद जितना आप एयर को ब्रीथ इन कर सकते हो और जितना आप एयर को एक्सपायर कर सकते हो आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, इसको हम बोलते हैं एज अ वाइटल कैपेसिटी। सो वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू योर आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी, राइट। आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी टू इंस्पायर, मैक्सिमम कैपेसिटी टू एक्सपायर प्लस आपका टाइडल वॉल्यूम, दिस ऑल बिकम्स माय वाइटल कैपेसिटी। ये सब मिला के मुझे देगा मेरे यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी। सो इट इंक्लूड्स द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम। ये तीन चीजें आपकी आती है आपके वाइटल कैपेसिटी के अंदर। ये हम हमारी चेंज कर सकते हैं, अगर आप हाई इंटेंसिटी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, देन आपकी एक कैपेसिटी आपके यहाँ पे चेंज की जा सकती है। देन यू कैन फाइंड दिस वैल्यू कैन चेंज ओवर देयर, राइट। देन यू हैव अ टोटल लंग कैपेसिटी आपके यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकाउंटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्स्ड इंस्पिरेशन। फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद जितना आप एयर अंदर आप ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड माय टोटल लंग कैपेसिटी। सो टीएलसी इज इक्वल टू रेसिडुअल वॉल्यूम, ये तो आपका हमेशा रहेगा ही अंदर, थोड़ा तो आपका एयर रहता है अंदर आपका यहाँ पे, राइट। IRV plus ERV plus tidal volume. So total volume of air accounted in the lungs at the end of forced inspiration. Forced inspiration करके जो भी आप एयर आप यहाँ पे अंदर ले पा रहे हो, that is called as my total lung capacity. Again ये हमारी वेरी करती है एथलीट्स के साथ, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं TLC is equal to RV plus VC, क्योंकि आप जानते हो वाइटल कैपेसिटी में वही आता है IRV plus ERV plus TV, तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली सिंपली लिख सकते हैं एज अ वाइटल कैपेसिटी। तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे आ जाती हैं, ज्यादा फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो, ये आपको याद करनी पड़ेंगी, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू देम कपल ऑफ टाइम्स और आपको ऐसी वो चीजें आपकी याद हो जाती है। सो ये मेरा बनेगा यहाँ पे आपका टाइडल टोटल लंग कैपेसिटी एंड योर वाइटल कैपेसिटी, आपकी दो चीजें आपके यहाँ पे बन के आ जाती है। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम को आप याद कैसे रखोगे? यहाँ पे आप नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद जो एयर रह रही है ना आपके लंग्स के अंदर, नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद जो आपकी एयर मिलती है आपको लंग्स के अंदर, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। सो ERV प्लस RV इज माय फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। रेसिडुअल वॉल्यूम आपके यहाँ पे क्या था? रेसिडुअल वॉल्यूम जो आपका यहाँ पे था, दैट वाज द वन जब आप फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हो, उसके बाद जो लंग्स आपके अंदर रह, जो उसके बाद जो एयर आपके लंग्स में रह जाती है,
दैट वाज माय रेसिडुअल वॉल्यूम, जो आपका यहाँ पे था अराउंड 1000 से 1100 से लेके 1200 ml जितना आपका यहाँ पे वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रहा था. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो. पहले तो आप ये याद रखो कि आपकी वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है. टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, इसकी वैल्यूज आपके यहाँ पे क्या आती है. एक बार आपको ये वैल्यूज और इसका मीनिंग पता चल गया, देन कैपेसिटी याद रखना आपके लिए आसान है. IC is equal to PV plus IRV, EC is equal to PV plus ERV. Then you have your two things. यहाँ पे क्या होता है आपका फंक्शनल यूजुअल कैपेसिटी आपका यहाँ पे, जिसमें आपका ERV तो आएगा ही आएगा, प्लस योर RV जो आपका हमेशा आपको लंग्स के अंदर मिल जाता है. एंड देन यू हैव द वाइटल कैपेसिटी एंड योर टोटल लंग कैपेसिटी. दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस. इतनी चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है. तो एक काम करो, इसका आंसर मुझे बता दो यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन. इनमें से कौन से इवेंट आपके यहाँ से सही से हो रहे हैं ड्यूरिंग योर इंस्पिरेशन. सो इंस्पिरेशन के टाइम पे आपके कौन से इवेंट आपके होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. रेज योर हैंड टू आंसर दिस. आसान नहीं है इसका आंसर, देख लो ध्यान से, गलत मत करना. जो भी आंसर देगा बस गलत नहीं करना है आपने. What are the events which are happening during the inspiration? ठीक है, बताइए इसका आंसर. सिमरन ठाकुर बोलिए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. सर ए. आपको ए लग रहा है यहाँ पे, ठीक है. हर्षा. सर ऑप्शन ए. दीपक रावत. रूपंजेल. सर ऑप्शन सी. सोनाक्षी. सर ऑप्शन ए. मयंक. सर ऑप्शन ए. वेदिका. सर ऑप्शन ए. ऑलराइट, चलिए एक बार इसे हम देखते हैं यहाँ पे. तो अच्छा सुनो बेटा, किसका माइक ऑन है ऑफ कर लो. सो ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन व्हाट विल हैपन, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम. एक तो ये चीज आपके आपने, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. ये तो बात सही है आपके, ये तो आपका हो रहा होता है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये भी बात आपके यहाँ पे सही है, दैट्स आल्सो हैपनिंग ओवर देयर, राइट. पल्मोनरी वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज, ये तो आपके यहाँ पे फॉल्स हो गया. जब आप इंस्पायर कर रहे हो उस दौरान आपका थोरेसिक कैविटी आपका इंक्रीज होगा, उसके साथ आपका पल्मोनरी वॉल्यूम भी आपके यहाँ पे इंक्रीज होगा. सो दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. अब आप फोर्थ देखो आपके यहाँ पे, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर आपके यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. मतलब ये लोग ये कह रहे हैं कि लंग्स के अंदर आपका प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा. अब एक बात बताओ, क्या ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ये होता है या नहीं होता. सर नहीं होता. अरे होगा ना, आपका आपके लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा ना ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन. सॉरी, इट वोंट बी हैपनिंग, सॉरी. So this won't be happening over there. So intrapulmonary pressure आपके यहाँ पे increase आपके यहाँ पे नहीं होगा during the inspiration. This won't be happening during the inspiration. आपके यहाँ पे नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आप वो टाइम पे आपका एयर प्रेशर आपके यहाँ पे कम होगा. So यहाँ पे increase लिखा हुआ है, that won't be happening. So that's a false statement. Yes. So you will find in this option 1 and 2 becomes your correct answer in this. So आपका contraction of the diaphragm and contraction of my external intercostal muscle will be happening in this. ये दो चीजें आपके यहाँ पे हो रही होती है, and because of that you will find option A becomes your correct answer in this. Yes. सो इंस्पिरेशन के दौरान यस यू विल फाइंड कि आपका यहाँ पे पल्मोनरी प्रेशर आपके यहाँ पे डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा, सो दैट देयर कैन रीच इनसाइड द लंग्स. इसका आंसर यहाँ पे बता दो, इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा. व्हाट विल बी द आंसर इन दिस. क्वेश्चन 7 का आंसर यहाँ पे आपका क्या आएगा, बोलो. टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड. आपको मैच करना है कि कौन सा यहाँ पे किसके साथ मैच करेगा, वो आपको याद रखना है. बताइए नैतिक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. पल्लवी बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए लग रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है. हिमानी.
कविता, सर ऑप्शन ए। सोनाक्षी, सर ऑप्शन ए। हर्षा, सर ऑप्शन ए। यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहे हैं। Anyone else who is going against the option A? यहाँ पे कोई है जो ऑप्शन ए के अगेंस्ट यहाँ पे जाना चाहेगा? ऑप्शन बी आएगा। Yes, sir. Option B. ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। लोग है जो ऑप्शन बी कहना चाहते हैं आपका यहाँ पे। चलो देख लेते हैं हम यहाँ पे। टाइडल वॉल्यूम तो हम यहाँ पे जानते हैं, टाइडल वॉल्यूम हमेशा आपका रहेगा यहाँ पे अराउंड 500 ml जितना आपके यहाँ पे हो जाता है, तो एक के साथ मेरा यहाँ पे 3 आ जाएगा। दैट्स ट्रू। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो आपका होता है, मैंने आपको बताया बट आपका यहाँ पे ये तो काफी ज्यादा होता है, ये वैल्यू तो आपकी काफी ज्यादा आती है। सो दिस विल एक्चुअली मैच विद माय 2500 से लेके 3000 ml जितने के साथ ही आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा। सो दिस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज गोइंग टू बी लाइक ऑप्शन 1 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। दैट इज फॉर माय इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देन यू हैव एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपके यहाँ पे। अब इसके साथ आपका मैच कर जाएगा आपका यहाँ पे द वैल्यू इज गोइंग टू बी योर, मैंने आपको बोला था इसका वैल्यू आपका स्टार्ट हो जाएगा 1000 से। तो 1000 से लेके आपका 1100 तक का वैल्यू आपका आएगा यहाँ पे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड देन यू हैव अ रेसिडुअल वॉल्यूम आपका यहाँ पे विच विल बी मैचिंग विद माय 1100 से लेके 1200 ml तक। तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो काफी लोगों ने कलेक्टिवली ऑप्शन ए बोल के यहाँ पे गलत कर दिया था। इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे। सो ए के साथ आपके यहाँ पे 3 आएगा, बी के साथ आपका यहाँ पे आएगा 1, बिकॉज इंस्पिरेशन के दौरान आप काफी ज्यादा एयर आप इनहेल कर सकते हो एंड एक्सपिरेशन के दौरान द अमाउंट विल बी स्लाइटली लेसर ओवर देयर। सो ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। चलो, इन लंग्स एंड मैमल्स द एयर पासेस फ्रॉम आउटसाइड टू द लंग्स थ्रू। पूरा आपका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है आपके यहाँ पे एयर का फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड तक? बताओ कौन सा सीक्वेंस आपके यहाँ पे सही बैठेगा? व्हाट काइंड ऑफ सीक्वेंस इज गोइंग टू बी ट्राइड? बताइए युवराज, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Option D. ऑप्शन डेली वाला डी के रहो आप यहाँ पे, ठीक है। देन हु एल्स वी हैव? निहारिका, सर ऑप्शन डी। लोग सोच सोच के बोलना आपसे। कविता, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। एंड यस, सबका आंसर यहाँ पे इस बार सही आ रहा है। यस, यू विल हैव अ नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्राइकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई। दैट्स ऑप्शन डी यहाँ पे। 12 में जो आपका लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स का काम क्या होता है? व्हाट इज द लैरिंक्स इज नोन फॉर? मुझे कोई बता सकता है लैरिंक्स आपका होता है साउंड बॉक्स? दैट्स अ ट्रू थिंग इन द मैमल्स। वर्ड्स के अंदर क्या होता है साउंड बॉक्स? नहीं बाबा, एयर सैक्स तो लंग्स का एसोसिएटेड आपके वहां पे होते हैं। बर्ड्स में याद रखना, ये आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा। यू हैव अ सिरिंग्स। Syrinx is something which you'll find as a voice box in the birds. ये याद रखना, it is a voice box in your birds. जैसे हमारे larynx होता है उसके अंदर syrinx होता है। चलो, so this is something we have to, ये a recap of the things. So IC की वैल्यू आपके यहाँ पे टोटल मिला के आपकी इतनी आ जाती है। So these are the recaps of the values you can get to see in them. EC की वैल्यू आपके यहाँ पे TVR भी मिला के अराउंड 1500 से लेके 1600 ml तक आपके यहाँ पे बन जाएगी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की वैल्यू आपके यहाँ पे अराउंड आती है आपकी 2500 ml एंड सिमिलर गोस फॉर माय वाइटल कैपेसिटी एंड फॉर माय टोटल लंग कैपेसिटी। दैट्स व्हाट द वैल्यू विल गेट टू सी इन देम। नाउ ये हमने आप देख लिया। सो दीज आर ऑल माय रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। आपको याद रखिए, जो आई हैव अ स्ट्रांग फीलिंग कि आपको यहाँ पे वैल्यूज याद नहीं रह रही। सो लेट मी टेल यू दिस थिंग अगेन और यू विल ओनली टेल मी ओवर हियर। मुझे फटाफट बताओ यहाँ पे व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर माय इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का वैल्यू आपका कितना हो जाता है? रफली कितना वैल्यू इसका आ जाता है? वैसे ही 100 करके बोलो। राइट, हैंड रेज मत करो, वैसे ही 100 करके आंसर बता दो। 2500 से लेके मेरे यहाँ पे 3000 ml तक मेरे यहाँ पे वैल्यू मेरे यहाँ पे आ जाता है। राइट, देन कितना आप फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हो, जिसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका नंबर यहाँ पे कितना आ जाएगा जनरली? 1000 से लेके 1200 ml तक आप यहाँ पे इसको ले सकते हो एज अ वैल्यू इन दिस, ठीक है। राइट, देन यू हैव अ टाइडल वॉल्यूम जिसका वैल्यू बहुत ही छोटा है आपका यहाँ पे, दैट विल बी अराउंड राइट 500 ml जितना आपके यहाँ पे हो जाएगा। एंड देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज योर
रेसिडुअल वॉल्यूम, नॉट फंक्शन, यू हैव अ रेसिडुअल वॉल्यूम आपके यहाँ पे। सो रेसिडुअल वॉल्यूम आपके यहाँ पे आ गया 1100 to 1200 ml. से लेके 1200 ml जितनी वैल्यू आपके यहाँ पे आ जाती है। Yes sir. ये वैल्यूज पहले आप हमेशा याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट विल हैपन इन माय एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आपके यहाँ पे कैसे की जाती है। तो ये टॉपिक में आपको यहाँ पे सीखना क्या है कि आपका गैसेस एक्सचेंज दो जगह पे आपके यहाँ पे हो रहा है। एक तो आपका हो रहा है व्हेन यू हैव द एलुलाई एंड योर ब्लड, सेलुलर और ब्लड के बीच में आपके यहाँ पे होगा आपका गैसेस एक्सचेंज। दूसरा आपके यहाँ पे होगा बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। यहाँ पे एलुला आर अ प्रैक्टिस साइट फॉर अ गैस एक्सचेंज, जहाँ पे आपका O2 एंड CO2 का एक्सचेंज आपके यहाँ पे किया जाता है बाय सिंपल डिफ्यूजन। सो बाय सिंपल डिफ्यूजन यू कैन फाइंड दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन हैपन ओवर देयर। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक कि आपका ये एक्सचेंज आपके यहाँ पे करा कैसे जाता है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। सी, इसके पहले आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझनी पड़ेगी। अब ये चीज थोड़ा यहाँ पे आराम से सुनना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ नीट एग्जाम। देखो, जब भी आप किसी एलुलाई को ऑब्जर्व करते हो, व्हेनेवर यू ऑब्जर्व एलुलाई, so alveoli will have the epithelium, और epithelium जो आपका यहाँ पे होता है, you know that is my squamous epithelium। तो आपको जो epithelium आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, वो epithelium आपका जो होगा that is going to be your squamous epithelium। So here you will be having your squamous epithelium। अब स्क्वैमस एपिथेलियम आपको लेकर आपको यहाँ पे देखने के लिए इनसाइड योर विद इन द एलुला यू विल गेट टू सी दैट। अब आपको याद रखना है कि कोई भी एपिथेलियम होगा ना, उसके नीचे आपको मिलता है देखने के लिए आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, चाहे वो कोई भी हो। व्हेनेवर यू टॉक अबाउट एपिथेलियम, उसके नीचे आपको मिलेगा देखने के लिए आपका पॉलीसैकेराइड से बना हुआ एक लेयर, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो एवरी एपिथेलियम विल हैव अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। हर एक एपिथेलियम का आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलता है देखने के लिए। सो हमने यहाँ पे पहले लेयर क्या देखी, स्क्वैमस एपिथेलियम, उसके नीचे मैंने ब्लू कलर का यहाँ पे क्या बनाया, दैट इज कॉल्ड माय बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये एक प्रॉपर्टी होती है आपके एपिथेलियम की, चाहे वो कोई भी एपिथेलियम होगा ना, कोई भी हो, चाहे वो स्किन के अंदर हो या आपके स्टमक में हो या आपके इंटेस्टाइन के अंदर हो, हमेशा एपिथेलियम के नीचे आपको मिलती है एक लेयर ऑफ माय बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये आपकी पॉलीसैकेराइड से बनी हुई आपको यहाँ पे मिले, प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड से बनी हुई आपको मेम्ब्रेन मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज माय बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो दैट इज द वन थिंग यू हैव टू नो। अब ये बन गया मेरे यहाँ पे एलुलाई। अब इसके पास में आप मिलेगी आपकी ब्लड कैपिलरी। तो समझो यहाँ पे आपकी ब्लड कैपिलरी है, समझो दिस इज माय ब्लड कैपिलरी यहाँ पे। सो ब्लड कैपिलरी और एलुलाई के बीच में यू हैव अ स्पेस। सो बिटवीन द ब्लड कैपिलरी एंड द एलुलाई यू विल फाइंड अ स्पेस, एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज माय, ये स्पेस जो मेरे यहाँ पे होगा, दिस स्पेस हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल space. So this space between the blood capillary and the alveoli is going to be called as my interstitial space। ठीक है, अब देखते हैं कि जो मेरी ब्लड कैपिलरी यहाँ पे, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। सो ब्लड कैपिलरी विल ऑल्सो हैव इट्स ओन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ब्लड कैपिलरी की भी आपको यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको मिलेगी यहाँ पे लगी हुई। सो इट विल ऑल्सो हैव इट्स ओन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ब्लड कैपिलरी विल ऑलवेज have its own basement membrane, so it will also have a basement membrane यहाँ पे लगी हुई आपको मिलती है यहाँ पे। So it's a basement membrane of a blood capillary। It's a basement membrane of capillary। अब अगर वहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको मिले तो ऑब्वियसली बात है कि उसके बाद मुझे क्या मिलेगा वहां पे, you will have the epithelium, and you know that कि आपके ब्लड वेसल में भी आपको जो epithelium मिलता है, that is also my squamous epithelium। जो epithelium आपको मिलेगा आपका यहाँ पे प्लेस करा हुआ, वो आपको बनेगा आपके यहाँ पे squamous epithelium। पर आपको याद रखना है, जो epithelium जो आपको मिलता है ना ब्लड वेसल के अंदर, उसके लिए हम एक कॉमन नाम इस्तेमाल करते हैं, we call them as a endothelium। क्या रखना, जो ब्लड वेसल के अंदर, ये मेरी कैपिलरी है ना, कैपिलरी इज माय ब्लड वेसल, so this is my capillary। सो कैपिलरी के अंदर जो आपको यहाँ पे जो सेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ना, द वेरी फर्स्ट लेयर ऑफ सेल्स, दीज आर कॉल्ड एज माय एंडोथेलियम। सो याद रखना, इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एंडोथेलियम, विच आर नथिंग बट माय अ टाइप ऑफ माय स्क्वैमस एपिथेलियम ओनली। बट फिलहाल के लिए आप याद रखो, दीज आर माय एंडोथेलियम। एंडोथेलियम बेसिकली आपका क्या होता है,
इट इज द एपिथेलियम ऑफ माय ब्लड वेसल। ये मेरा बनेगा यहाँ पे एज द एपिथेलियम ब्लड वेसल। अब आपको ये सारे लेयर्स मैंने यहाँ पे बना के क्यों दिखाई आपको यहाँ पे, द रीजन इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका जो ऑक्सीजन यहाँ पे होगा वो आपका कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहा है। ये ऑक्सीजन जो मैंने यहाँ पे होगा वो जब ट्रेवल कर रहा होगा उसे क्या क्या बाईपास करना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, इफ आई हैव अ हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड वेसल, if you have a high amount of oxygen in that particular blood vessel, then you should know that इसको क्या क्या चीजों को क्रॉस करना पड़ेगा ताकि वो ब्लड वेसल तक आ सके। ये मेरा ब्लड वेसल है ना यहाँ पे, सो दिस इज द ब्लड वेसल यहाँ पे, सो व्हाट आर द थिंग्स इट हैज टू क्रॉस, ये सब चीजों को उसको वहां पे क्रॉस करना पड़ेगा। इट हैज टू क्रॉस द स्क्वैमस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इंटरस्टिशियल स्पेस, देन अगेन द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरी एंड देन द एंडोथेलियम। ये सब चीजों को क्रॉस करके मेरा जो O2 होगा वो मेरा अंदर पहुंचेगा इनसाइड माय ब्लड वेसल। इन सब को क्रॉस करके इट विल रीच इनसाइड द ब्लड वेसल। ये बात आपको याद रखनी है। सो नाउ यू हैव टू नो दिस थिंग वेरी केयरफुली दैट ये जो चीजें मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख के रखी, सो बेसिकली O2 को ये सब क्रॉस करना पड़ेगा। सिमिलरली जो मेरा CO2 यहाँ पे होगा, CO2 also have to cross all those things। CO2 को ये सब क्रॉस करके जाना पड़ेगा आपके एल्वेलाई के अंदर। सो अब यहाँ पे ये बात याद रखना कि जो भी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन की है, पहले हमने लिखा था हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम, वॉइस मेरी ब्रेक हुई क्या? अच्छा मैं रिपीट कर दूंगा। देन वी हैव सीन योर बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन उसके बाद मैंने वहां पे क्या लिखा, देन आई हैव ऑब्जर्व्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, चौथी चीज मुझे यहाँ पे क्या मिल रही थी, अगेन आई वाज फाइंडिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन, लेकिन वो किसकी थी बेसमेंट मेम्ब्रेन? ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ माय ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी। And then you will get to see the epithelium of the blood capillary, जिसको हम बोलते थे वहां पे एज एंडोथेलियम। And then you have the endothelium, which is the epithelium of the blood capillary. Blood capillary. राइट, तो ये 5 चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है। इन 5 चीजों को क्रॉस करके आपका ऑक्सीजन ट्रैवल करके आता है आपके ब्लड के अंदर, या फिर आपका CO2 जाता है आपका ब्लड में से आपका जाता है आपके टूवर्ड्स द लंग्स के अंदर। इसको हम टोटली यहाँ पे एक नाम देंगे। सो ऑल दिस capillaries and all this basement membrane, all this area is called as my respiratory membrane। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ respiratory membrane। तो ये चीज आपको याद रखनी है दैट दिस विल बी कॉल्ड एज माय रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। जब हम इसे बोलते हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, तो याद रखना इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा आपके गैसेस को, ताकि वो क्रॉस कर सके, ताकि वो जा सके एल्वेलाई से ब्लड के अंदर, या ब्लड से आपका CO2 जा सके आपके एल्वेलाई के अंदर। सो यू हैव टू नो व्हेन दे आस्क यू अबाउट रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, दीज आर द 5 थिंग्स यू हैव टू नो। स्टार्ट करना हमेशा आपके एपिथेलियम में से, स्क्वैमस एपिथेलियम, उसके नीचे आपको मिलता है उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, then interstitial space, then the basement membrane again of my blood capillary, and then the endothelium। ये 5 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। और जो आपकी जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है उसका जो साइज होता है that will be around 0.2 mm। This is the thickness of my respiratory membrane, जिसको bypass करा जाता है by my CO2 and my O2 molecules। ये आप यहाँ पे याद रखना। अब पहले ये बताओ, क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे क्लियरली समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes sir। ये याद रखना, ठीक है। These are the membranes which you have to bypass, and then आपका O2 या CO2 आप यहाँ पे क्रॉस करके आप वहां पे जा सकता है, ठीक है। Now we'll try to understand कि कौन से मेरे फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं मेरा ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। What are the factors which I'll be finding जो डिटरमाइन करेंगे कितना इजीली या कितना आसानी से आपका CO2 या O2 आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। So let's have a look। See, exchange of gases, it occurs inside the lungs, inside the tissue,
Here in this sites, the oxygen and carbon dioxide are exchanged by the process of my simple diffusion. इसके थ्रू आप यहाँ पे एक्सचेंज करते हो. कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कौन से फैक्टर्स आपके होंगे जो यहाँ पे इसे अफेक्ट करेंगे? द फैक्टर्स आर माय प्रेशर ग्रेडियंट और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द गैसेस. ये बात हम जानते हैं. जहां पे अमाउंट ज्यादा होगा गैस का, लाइक CO2 का अमाउंट जहां पे ज्यादा होगा वहां से हो जाएगा, जहां पे अमाउंट उसका कम होगा. जहां पे O2 का अमाउंट ज्यादा होगा वहां से the O2 will move into the area where the concentration of O2 is going to be less. So pressure gradient आपको यहाँ पे मैटर करता है. Solubility of the gases, याद रखना CO2 is around 20 to 25 times more soluble than O2 times more soluble than oxygen. तो CO2 जो आपका यहाँ पता है ये आपका 20 से 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल होगा आपके यहाँ पे ऑक्सीजन से. नाउ जब हम इसकी यहाँ पे बात करते हैं, जब हम इस चीज को इस तरीके से जिक्र करते हैं ना, दैट मीन्स व्हाट, कि आपका CO2 ज्यादा इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है. मतलब इसका डिफ्यूजन जो इसका प्रेशर होगा या इसका जो डिफ्यूजिंग जो कैपेसिटी यहाँ पे होगी इसकी, वो थोड़ी बेटर होगी. इट विल बी मच मोर बेटर देन द O2 मॉलिक्यूल. तो ये ज्यादा इजीली ट्रांसपोर्ट किया जाता है कंपेयर टू O2 मॉलिक्यूल्स. थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन. अब थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हम यहाँ पे देख चुके. इट्स योर 0.5 mm, सॉरी 0.2 mm. ये मेम्ब्रेन की थिकनेस अगर आपकी चेंज हो रही है देन इट विल अफेक्ट माय गैसियस एक्सचेंज, यहाँ पे अफेक्ट हो सकता है. सो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इज समथिंग यू हैव टू नो. सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. सरफेस एरिया आपका हमेशा ज्यादा होना चाहिए. अगर ये आपका कम हुआ इट विल अफेक्ट माय डिफ्यूजन ऑफ गैसेस यहाँ पे. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए, जो आप एलुलाई के अंदर भी आप वहां पे देखते थे. एलुलाई इज नोन टू हैव अ वेरी हाई सरफेस एरिया. शायद आपने ये बात कभी ऐसे एज अ फैक्ट आपने पढ़ा होगा कि जब अगर आप किसी ह्यूमन के लंग्स को आप निकालो और उसे आप अनफोल्ड करना चालू करो, वो इतना बड़ा हो सकता है दैट इट इज एज बिग एज योर टेनिस कोर्ट. वो इतना बड़ा किया जा सकता है. उसे अगर आप स्ट्रेच करके अगर आप उसे ओपन अप करते हैं ना उसके एलुलाइज को, दे कैन बी एज लार्ज एज योर टेनिस कोर्ट. ये आपने कभी कभी बचपन में ऐसे वो एक फैक्ट की तरह आ जाता है आपके सामने. यू मस्ट हैव सीन दैट थिंग, एटलीस्ट यू मस्ट हैव रेड दैट थिंग. सो दैट्स अ ट्रू थिंग. आपके एलुलाई का सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. स्टार्ट रखना. प्रेशर ग्रेडियंट, दैट्स वन थिंग. Solubility of the gas, thickness of the membrane, and the fourth thing is with the respiratory membrane का surface area. These are all factors which controls the exchange of gases. और उसके पहले ये मत भूलना कि respiratory membrane के अंदर आपको क्या 4-5 चीजें आपको यहाँ पे मिलती है देखने के लिए. What are the 5 things I'll find in them? Right? Now let's talk about your exchange of gases. यहाँ पे आपका होता कैसे है. एक चीज मैं आपको कराऊंगा, then I can stop over here. Just one thing I want to tell you. See, assume that this is my alveoli. ये मेरा यहाँ पे alveoli. alveoli के अंदर आपको O2 कितना होगा और CO2 कितना वो आपको याद रखना है. So the amount of O2 in the alveoli, partial pressure of O2 in the alveoli is going to be around 104 cubic mercury. So 104 mmHg is going to be the value of my partial pressure of my O2. Amount of CO2 जो यहाँ पे मिलेगा वो यहाँ पे रहेगा कम. उसकी वैल्यू आपके यहाँ पे रहेगी 40 mmHg. ये वैल्यूज आपके सामने आ सकती है सवाल की तरीके से, तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ती है. तो एलुलाई के अंदर आई थिंक सेंस करती है बात, हमेशा से सेंस करती है दैट आपका O2 का अमाउंट आपके यहाँ पे ज्यादा रहेगा. The amount of O2 in the alveoli is going to be more always. lungs है तो O2 का अमाउंट ज्यादा रहेगा. CO2 का अमाउंट यहाँ पे जो रहता है, पार्शियल प्रेशर जो रहेगा CO2 का, वो आपके यहाँ पे रहेगा 40 mmHg. आपके यहाँ पे रहेगा वैल्यू ऑफ माय CO2. अब आप जरा सोचना है यहाँ पे कि आपके यहाँ पे ब्लड आ रहा है. द ब्लड इज कमिंग टुवर्ड्स द एलुलाई. सो मेरे यहाँ पे ब्लड आ रहा है एलुलाई की तरफ. सो दिस इज द ब्लड वेसल. अब जो ब्लड वेसल आपके लंग्स की तरफ आएगी, दैट ब्लड वोंट बी हैविंग गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस ब्लड विल बी हैविंग माय deoxygenated blood. तो जो मेरी ब्लड वेसल वहां पे आ रही है ना, इस ब्लड के अंदर याद रखना, यू विल हैव द, इट इज ऑक्सीजन लेस ब्लड. सो इसलिए हम इसे बोलते हैं यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको यहाँ पे आपका पहुंच रहा है आपके एलुलाई तक. सिंपल सी बात है ना, आपका लंग्स पे जाएगा तभी तो होगा आपका ऑक्सीजन रिच. तो आपको याद रखना है कि ये जो ब्लड वेसल आपके यहाँ पे आ रही है, इसके अंदर आपका कितना होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ माय O2. सो इन दिस आई विल फाइंड
the partial pressure of O2 is going to be quite less. ये आपका हो जाएगा अराउंड 40 mmHg एंड आपका जो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे CO2 का होगा ये आपका होगा यहाँ पे ज्यादा. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 is going to be around 45 mmHg. This is the value of my CO2 and O2 in the blood vessel. ये मेरी वैल्यू मुझे मिली है मेरे यहाँ पे ब्लड वेसल के अंदर. अब मेरा ब्लड वेसल मेरे यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे आने what will be happening? It will form the capillaries. As you know, blood vessel ultimately क्या बनाते हैं आपके यहाँ पे, या veins आपके यहाँ पे क्या बनाती है? They will make the capillaries यहाँ पे. So it will make the capillaries over here. Capillaries यहाँ पे बनाएंगे and then ultimately क्या होगा? Capillaries आपको बना के देगी आपकी यहाँ पे arteries. So now they will form the arteries. अब जो ब्लड यहाँ से निकल के जा रहा है, the blood which is coming out from this particular area, that blood will have a high amount of O2. तो ये मेरा जो ब्लड यहाँ से निकल के जा रहा होगा ना, this will be my oxygenated blood. This will be your oxygenated blood आपके यहाँ पे. So you will have a deoxygenated blood आपका यहाँ पे आएगा and then you have oxygenated blood आपका यहाँ पे. So you should know that कि मेरा ब्लड यहाँ पे आया ट्रैवल करते हुए, जैसे ही मेरा पहुंचा एलुलाई के पास, as soon as the blood will reach to the alveoli, जैसे मेरे यहाँ पे आरबीसी आते मेरे एलुलाई के पास मेरे यहाँ पे पहुंच जाते हैं, then what will happen in this? You will always find कि आपको जो CO2 यहाँ पे होगा, the CO2 which you have over there, the CO2 will enter inside the alveoli. जो भी आपका CO2 होगा आपका यहाँ पे, वो आपका एंटर कर जाएगा आपके एलुलाई के अंदर. वो जो आपका जो O2 यहाँ पे होगा, that will enter inside your RBC. यहाँ पे आपका होगा गैसियस एक्सचेंज. दिस इज हाउ यू विल फाइंड द गैसियस एक्सचेंज विल हैपन. तो आपको याद रखना है कि जब मेरा डीऑक्सीडेटेड ब्लड मेरा पहुंचता है एलुलाई के पास में, उसके अंदर O2 का अमाउंट कितना था आपके पास यहाँ पे 40 mmHg और CO2 का अमाउंट आपका यहाँ पे था आपका 45 mmHg, राइट. सो दिस वैल्यू इज यू कैन फाइंड द डिफरेंस द वैल्यू. O2 का अमाउंट यहाँ पे जो रहेगा वो आपको इतना कम है कि आपका O2 यहाँ पे काफी ज्यादा है उसके कंपेयर में. सो 104 से मेरा जो O2 यहाँ पे होगा ना, दैट विल ट्रैवल इनटू योर पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स. इट विल ट्रैवल इनटू द ब्लड. और जो मेरा CO2 यहाँ पे होगा, CO2 का वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, इट विल बी अराउंड लाइक 45 mmHg ना आपके यहाँ पे 45 mmHg आपका वैल्यू आपके CO2 का. सो दिस CO2 विल नाउ ट्रैवल इनसाइड द एलुलाई. यहाँ पे ये CO2 आपका एलुलाई के अंदर आपका यहाँ पे ट्रैवल करके चला जाएगा. जैसे ही आपने यहाँ पे अपना एक्सचेंज कर लिया, एक्सचेंज करने के बाद आपकी वैल्यूज आपकी चेंज हो जाती है. एज सुन एज यू डू द एक्सचेंज ओवर हियर, एक्सचेंज करने के बाद आपकी वैल्यूज यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी? द वैल्यूज आर टू चेंज नाउ. अब आपका ब्लड जो है, ब्लड इज माय ऑक्सीजन रिच ब्लड, और ऑक्सीजन रिच ब्लड के अंदर द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 विल बी अराउंड 95 पर क्यूबिक मर्क्यूरी एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आपके यहाँ पे कम हो जाएगा. द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज गोइंग टू बी अराउंड 40 mmHg. ये आपको याद रखना है. दिस इज अ वैल्यू विच यू ऑल हैव टू नो. ये वैल्यूज आपके सामने एज अ सवाल के तरीके से आपके सामने आ सकती है, या मैच द फॉलोइंग में आपको ये आ सकती है. सो दैट्स व्हाई दिस वैल्यूज आर द एनसीईआरटी वैल्यूज विच यू हैव टू नो. कि 95 mmHg किसका है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का. और CO2 का कितना है यहाँ पे? 40 mmHg, विच मेक सेंस, कम हो गया वहां पे. दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस. इतनी बात फिलहाल के आप यहाँ रखो कि जब आपका ब्लड आता है आपके एलुलाई के पास, तब उसके पास कितना होता है CO2 एंड O2, और जब वो वहां से निकल रहा होता है, जो वो लेके निकल रहा होता है O2 को, वहां से निकल के जा रहा होता है और CO2 को देके जा रहा होता है, तब आपका वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाता है? तब आपका वैल्यू आपका यहाँ पे होगा 95 mmHg एंड 40 mmHg. दीज आर द वैल्यूज यू हैव टू नो इन दिस. इतनी वैल्यूज फिलहाल के लिए आप यहाँ पे रखो. यहाँ पे आपका हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज हैपनिंग बिटवीन द एलुलाई एंड द ब्लड वेसल्स. दिस शुड ऑलवेज हैपन ओवर हियर. अब एक बात सोचो, अगर आप अपनी यहाँ पे अगर अमाउंट ऑफ CO2 दोनों में अगर सेम होता, आप इमेजिन करो 2 मिनट के लिए कि अगर आपका अमाउंट ऑफ CO2 आपका एलुलाई में अगर यहाँ पे 45 होता, देन क्या प्रॉब्लम आती है यहाँ पे? रेज योर हैंड टू टेल मी दिस. अगर आपकी क्लिनिकल कंडीशन में अमाउंट ऑफ CO2 इन द एलुलाई इज गोइंग टू बी 45, देन आपके यहाँ पे प्रॉब्लम आपके यहाँ पे क्या आती? रेज योर हैंड टू आंसर दिस. आई कैन नॉट सी. नागेश बताइए क्या दिक्कत आती है आपके यहाँ पे? CO2 एल्वेलाई में नहीं जाता बिकॉज यू हैव अ सेम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. अगर आपके एलुलाई के अंदर आपका CO2 नहीं जाता, देन दैट कुड हैव बीन अ कंसर्न फॉर अ पर्सन. सो वो फिर आपके यहाँ पे दिक्कत है, बिकॉज CO2 बिल्डअप आपके बॉडी के अंदर होता है एंड दैट कुड हैव क्रिएटेड अ नंबर ऑफ इश्यूज वहां पे.
ठीक है, तो फिलहाल से आप इतनी बात याद रखो, अगले क्लास में हम क्या देखेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड में आता है, ये हम देखेंगे, एक चीज हम बाद में देखेंगे। एंड विल ऑल्सो अंडरस्टैंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, जहां पे आप डिस्कस करते हो कि आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है। तो पहले हम इसे खत्म करेंगे, वी हैव टू स्टिल डू द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द टिश्यू और ब्लड वेसल के बीच में आपका ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, वो हम यहाँ पे देख लेंगे। एक बार हमने वो देख लिया, देन वी कैन मूव ऑन टू योर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन टर्म्स ऑफ O2 एंड CO2 आपका कैसे किया जाएगा, और उसमें हम सीखेंगे कि क्या होता है जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड के अंदर आता है, एंड हाउ इट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन द बॉडी इन सच अ वे कि पर्सन की डेथ हो जाती है, वो हम बाद में समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है, और लेट्स कीप इट अप टू हियर ओनली। आज के क्लास का एक चीज कर लेना, जस्ट गो टू द NCERT वंस, एंड ये वैल्यूज वाली जो चीज है एक बार फिर उसे आप देख लो। यहाँ पे आपके साथ एक मैं असाइनमेंट शेयर करूंगा, कल सुबह करूंगा एक असाइनमेंट शेयर, तो वो भी करके आप शेयर कर देना। बाकी जो आपने लोगों ने असाइनमेंट शेयर किया था प्लांट फिजियो का, जिनको आंसर की नहीं मिली है उनको आज रात को मिल जाएगी, सो यू कैन हैव अ लुक एट द आंसर की एंड चेक किसका आंसर वहां पे क्या आ रहा है। ठीक है, so yeah, that's what we have done आज के क्लास में। Now if you have any question based on this, then please go ahead and ask a question। अगर आपका कोई यहाँ पे सवाल है आप अपना सवाल पूछ सकते हो। If you have no questions, then yes, आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। We can catch you again on Wednesday। ठीक है, alright, so now let me come back to this। Alright people, if you have no question then you can drop off। In case अगर आपको कोई सवाल नहीं है, let me see if someone has a question in the chat। No, chalo then, in that case if you have no question then yeah, bye, good night, we can catch you again on Wednesday। Good night, sir. Good night, sir. Bye, good night, some network issue on my end, chalo yeah, bye।